लो अब स्टार्ट करते हैं, चलो जल्दी से, क्योंकि टाइम कम है, फिर यहाँ के बाद पढ़ाई भी तो करनी है। नहीं सो जाऊँगा क्या? देखो मैक्रो के अंदर मैंने जैसे तुमको मैक्रो के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, जैसे फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, प्रोडक्शन इंटरमीडिएट गुड्स जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर है। वैल्यू एडिशन इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर करना बाकी है, फाइनल गुड्स के अंदर वैल्यू एडिशन हो चुका है। फाइनल गुड्स के ऊपर आप जो खर्चा करते हो वो होता है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। फाइनल गुड्स की वैल्यू ही नेशनल इनकम के अंदर क्या की जाएगी, इंक्लूड की जाएगी। फिर स्टॉक एंड फ्लो आता है। स्टॉक क्या होता है, जब किसी भी क्वांटिटी को आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हो तो वो क्या होता है, स्टॉक होता है। और फ्लो क्या होता है, जब किसी भी क्वांटिटी को पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे आपका किसी भी टाइम आप आपका अकाउंट का बैलेंस कभी भी चेक कर सकते हो, आज कर सकते हो, 10 दिन बाद, उसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है। पर फ्लो के लिए क्या होता है, टाइम बाउंडेशन होता है, जैसे पर मंथ, पर वीक, पर 6 मंथ्स, ये आपका फ्लो हो गया, ठीक है। उसके बाद सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, याद ही है अपने को, ठीक है। उसके बाद और क्या था, एक वो ड्यूरेबल गुड्स, जिनको 2, 3, 4 साल तक आप यूज़ में ले सकते हो, रिपीटेडली यूज़ में लिए जा सकते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सेमी ड्यूरेबल क्या होते हैं, जो 1 साल या 1 साल से के आसपास। उसके बाद नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में यूज़ हो जाते हैं। और सर्विस, जो ह्यूमन वांट्स को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ठीक है। उसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, अभी अपन ने डिस्कस किया था, एक बार और समझा दूँगा, ठीक है। तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट अपन यूज़ में लेते हैं वो आपको याद ही है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा द पार्ट ऑफ इनकम, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि जिसको आप कंज्यूम नहीं करते हो वो सेविंग होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका डेप्रीशिएशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आपका डेप्रीशिएशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये अभी अपने काम का नहीं है, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि अब जीडीपी, ये मैंने आपको बता ही दिया कि आपका जो जीएनपी जो आपका जीडीपी होता है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है वो जीडीपी है। अगर मैं इसके अंदर क्या कर दूँ, प्लस कर दूँ एनएफआईए, क्या कर दूँ, तो क्या आ जाएगा मेरा, जीएनपी आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अच्छा, एनएफआईए का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, एनएफआईए इज इक्वल टू क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होता है। आगे बात समझ में, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। उसके बाद आता है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर इकोनॉमी, सबसे बेस्ट है किस किस के बीच में, एक्सप्लेन करो, हाउस होल्ड के बीच में और किस में, प्रोड्यूसर के बीच में। मैंने आपको बता ही दिया था, हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर के पास क्या जा रहा है, फैक्टर सर्विस जा रही है, क्या जा रही है, फैक्टर सर्विस। क्या होता है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपनी सर्विसेज देते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। आप कुछ काम करोगे, उसके बदले आपको जो पैसा मिलेगा, तो आप जो काम कर रहे हो वो तो आपकी फैक्टर सर्विस है, उसके बदले आपको जो पेमेंट मिल रहा है वो आपका फैक्टर पेमेंट है, ठीक है। और प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विस, क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विस। उसके बाद प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को किसका पेमेंट करता है, फैक्टर सर्विसेज का पेमेंट करता है, उसको बोलते हैं अपन फैक्टर पेमेंट, क्या बोलते हैं। और हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को जो पेमेंट करता है वो करता है पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विस। किसके लिए कर रहा हो, देखो इनकम 2 तरह की होती है, पेमेंट भी 2 तरह का होता है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से हो रही है, ट्रांसफ़र इनकम फ्री की इनकम, फोकट की इनकम, मतलब कोई डोनेशन हो गया, कोई चैरिटी हो गया, कोई ग्रांट हो गया, ये सब आपकी क्या है, ट्रांसफ़र इनकम है। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ तुमको है, ठीक है। उसके बाद फैक्टर पेमेंट क्या होता है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर करता है, क्या करता है, वो फैक्टर पेमेंट है। और एक होती है आपकी ट्रांसफ़र पेमेंट, जो आप किसी को डोनेट कर रहे हो, आप किसी को पेमेंट कर रहे हो फ्री में, तो ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, तो डिस्कस बिटवीन द प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा रखा है, एक बार और छोटी सी ब्रीफिंग कर रहा हूँ, फटाफट समझ लेते हैं अपन तीनों मेथड, ठीक है। यहाँ पे जो ये तो हो गया तुम्हारा वैल्यू एडिशन मेथड, क्या हो गया तुम्हारा है, इसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
इससे निकलता है तुम्हारा GDP एट MP। क्या निकलता है? या GVA एट MP बोल दो आप। इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपका? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसका फॉर्मूला आपको बताया था। और वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बता रखा? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक। उसके बाद मैंने आपको डेल्टा स्टॉक का भी फॉर्मूला बता रखा। डेल्टा स्टॉक इज इक्वल टू क्या होता है आपका? क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। ये पूरा प्रोसेस करने के बाद GDP एट MP निकलेगा। GDP एट MP को NNP एट FC में कन्वर्ट करने का मेथड मैंने पूरा लिखा रखा है। ग्रोस से नेट पे आने के लिए डेप्रीशिएशन माइनस करते हैं, वापस बता देता हूँ। नेट से ग्रोस पे आने के लिए डेप्रीशिएशन प्लस कर दो। डोमेस्टिक से नेशनल पर आने के लिए NFIA प्लस होता है या नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड माइनस होता है। और नेट से ग्रोस पर आने के लिए NFIA तो होता है माइनस। NFIA को बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड क्या होता है? प्लस होता है। MP से FC पर आने के लिए क्या करो? या तो माइनस IT प्लस सब्सिडी कर दो या माइनस NIT कर दो। और FC से MP पे आने के लिए क्या कर दो? या तो आप प्लस IT माइनस सब्सिडी कर दो या माइनस NIT कर दो। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है आपका। GDP एट MP निकालेगा ये। क्या निकालेगा ये? GDP एट MP। उसके बाद इधर ध्यान लगाओ, अभी अब आता है तुम्हारा इनकम मेथड। क्या आता है? इनकम मेथड जो है, उस इनकम मेथड से आपको क्या कैलकुलेट करना है? इस इनकम मेथड से निकलेगा तुम्हारा NDP एट FC। क्या निकलेगा? NDP एट FC निकलेगा। इस NDP एट FC को याद रखना, ये एक नंबर का MCQ बैठ सकता है। इस NDP एट FC को डोमेस्टिक इनकम बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? ये होती है तुम्हारी डोमेस्टिक इनकम। क्या होती है ये? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? पहला कंपोनेंट है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़। क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ का पहला कंपोनेंट है वेजेस एंड सैलरी इन कैश और काइंड। आगे बात समझ में। दूसरा कंपोनेंट है आपका सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर नॉट एम्प्लॉइज़, क्योंकि एम्प्लॉइज़ का पैसा तो उन्हीं की सैलरी से डिडक्ट होता है। ठीक है, ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। किसका ये? और तीसरा आता है आपका पेंशन ऑन रिटायरमेंट। क्या आता है आपका? अच्छा, पेंशन ऑन रिटायरमेंट ही क्यों लिया जाता है? क्योंकि आदमी इतने साल सर्विस करता है तो उसके बदले उसको उसकी मेहनत का पैसा मिलता है, तो वो तो है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। लेकिन ओल्ड एज पेंशन इसमें नहीं आएगी, क्योंकि वो ट्रांसफ़र इनकम हो गया आदमी के लिए। क्या हो गई वो? और नेशनल इनकम के लिए अपन ट्रांसफ़र इनकम को और ट्रांसफ़र पेमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। आगे बात समझ में। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ के बाद जो दूसरा कंपोनेंट है वो है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या है आपका? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या बताया था मैंने आपको? एक तो बताया था मैंने आपको रेंट, एक बताया था मैंने आपको इंटरेस्ट, एक बताया था मैंने आपको प्रॉफिट। क्या बताया था? और प्रॉफिट के फर्दर क्लासिफिकेशन क्या बताया था मैंने आपको? प्रॉफिट के फर्दर क्लासिफिकेशन बताया था मैंने आपको। एक तो था आपका डिविडेंड, है ना, एक था आपका रिटेन्ड अर्निंग। क्या था आपका? रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स बोलते हैं। ठीक है, या इसको आप कह सकते हो कॉर्पोरेट सेविंग। क्या बोल सकते हो आप? कॉर्पोरेट सेविंग। और तीसरा बताया था मैंने आपको कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। क्या बताया था आपको? कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। और चौथा जो कंपोनेंट है वो है रॉयल्टी। क्या है वो? अब ध्यान क्या रखना है, तीसरा तो आपका मिक्स इनकम आएगा, वो आपको एज इट इज दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा? मिक्स इनकम। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात याद है क्या है? अगर मान लीजिए आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया हुआ है, उसके साथ साथ आपको वेजेज एंड सैलरी इन कैश दे दिया या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दे दिया, तो वो अपने किसी काम का नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में दे दिया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। क्या दे दिया आपको? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के बाद इसके कंपोनेंट्स अपने काम के नहीं हैं, क्योंकि वो सब इसके अंदर ऑलरेडी क्या है? इंक्लूडेड है। क्या है वो? इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर मान लो क्वेश्चन में तुमको क्या दे दे तुमको? वो ऑपरेटिंग सरप्लस दे देता है। क्या दे देता है? तो ऑपरेटिंग सरप्लस के बाद ये सारा आइटम्स अपने किसी काम के नहीं है। ऑपरेटिंग सरप्लस को लेना।
अगर प्रॉफिट दे दिया और ये तीनों एस्पेक्ट दे दिए तो ये तीनों किसी काम के नहीं है, प्रॉफिट अपने काम का है। उसके बाद मिक्स इनकम एज इट इज़ दिया हुआ रहेगा, उसके अंदर कोई प्लस माइनस होके नहीं आएगा। तो ये तुम्हारा इनकम मेथड ये निकालेगा NDP/FC। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि NNP/FC निकालो तो डोमेस्टिक से नेशनल पर आने के लिए क्या करेंगे, NFIA प्लस कर देना तो NNP/FC आ जाएगा। NNP/FC को बोला जाता है नेशनल इनकम। क्या बोला जाता है? उसके बाद तीसरा जो मेथड है वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, उसको अपन कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा मेथड है वो? अब एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर दो बातें आती है। वो क्या बातें आती है? ये एक तो आपको निकाल के देगा GDP/MP। क्या निकाल के देगा? लेकिन ये आपको NDP/MP भी निकाल के दे सकता है। क्या निकाल के दे सकता है? इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है? अपन ने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा ना, C+I+G+X-M, वही इसके कंपोनेंट्स है। तो सबसे पहला कंपोनेंट है आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या है आपका? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको अपन बोलते हैं C। क्या बोलते हैं इसको अपन? C। दूसरा है आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको अपन बोलते हैं G। उसके बाद अब ध्यान दो, तीसरा आता है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या आता है? अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। कितने कैटेगरी में डिवाइडेड है वो? 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक है आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट। क्या है आपका? और एक है तुम्हारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। कौन सा इन्वेस्टमेंट है? अब फिक्स इन्वेस्टमेंट फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, ठीक है। और वो 3 कैटेगरी कौन सी है? एक तो होता है आपका बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब जो एक बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करता है फिक्स एसेट्स के अंदर, जैसे तुमने गोडाउन बना लिया, फैक्ट्री बना ली, तो वो बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट है। दूसरा आता है आपका पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट। क्या आता है? पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट, जो सरकार खर्चा कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और तीसरा आता है इन्वेस्टमेंट बाई हाउस होल्ड फॉर रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। आगे बात समझ में? अब इन तीनों का जो टोटल होता है उसको आप कह सकते हो ग्रोस ऑब्लिक नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड। अब इसके ऊपर ध्यान दो, ये क्या है? फिक्स्ड है। क्या है ये? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब वापस से उसी पॉइंट पर आते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में ग्रोस ऑब्लिक नेट, अगर ग्रोस दिया हुआ तो GDP/MP निकालना, नेट दिया हुआ तो NDP/MP निकालना। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अगर क्वेश्चन में ग्रोस ऑब्लिक नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तो इन तीनों का टोटल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? उसमें इसको और प्लस कर देना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। तो इसके अंदर इसको प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इधर ध्यान लगाओ अभी। अब इसको, ये जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, इसको अपन बोलते हैं ग्रोस ऑब्लिक नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको? ग्रोस ऑब्लिक नेट डोमेस्टिक कैपिटल। तो फिक्स हट गया। क्या हट गया? तो अगर मान लो ग्रोस ऑब्लिक नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तो दोनों का टोटल दे दिया, तो अब ये दोनों तुम्हारे किसी काम के नहीं है। मान लो क्लोजिंग इन्वेंट्री पे दे दिया या ओपनिंग में दे दिया तो वो अपने काम का नहीं है। अपने काम का क्या है? सिर्फ ग्रोस ऑब्लिक नेट डोमेस्टिक कैपिटल। अब ग्रोस दिया है तो GDP/MP निकालना, नेट दिया तो डायरेक्ट क्या निकल जाएगा? NDP/MP, ठीक है। उसके बाद लास्ट कंपोनेंट आता है आपका नेट एक्सपोर्ट्स। क्या आता है आपका? नेट एक्सपोर्ट्स। और नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला क्या है आपका? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है। क्या है इसका फॉर्मूला? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये तीनों मेथड हो गए तुम्हारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द इंस्टीट्यूशन इशूइंग करेंसी इन इंडिया, बहुत इजी क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द मोस्ट लिक्विड M1 अप्रोच के ऊपर ही फोकस करना। M1 अप्रोच का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बता रखा? C डेडी इन ओडी। ये चीज याद रख लेना बस, C डेडी इन ओडी। तो C तो क्या हो गया? करेंसी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ कंट्री। DD डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द पीपल। और OD में क्या हो जाएगा? अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स में क्या आएगा? याद रखना, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डिपॉजिट RBI के पास है, फॉरेन सेंट्रल बैंक की डिपॉजिट्स RBI के पास है, या किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की डिपॉजिट RBI के पास है, तो वो क्या हो जाएगा? हाँ, नाबार्ड हो गया या IMF हो गया, जो भी है, ठीक है। वो तो अपने इंडिया का इंस्टीट्यूशन है वो। हाँ, तो करेंसी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ कंट्री, लोगों के पास जितना पैसा है। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब जो पैसा तुमने बैंकों में जमा करा रखा है, जो तुम ऑन डिमांड विड्रॉ कर सकते हो,
और अदर डिपॉजिट्स का मतलब ये होता है कि इसके अलावा आरबीआई के पास और क्या डिपॉजिट्स है। तो जैसे फॉरेन सेंट्रल बैंक की डिपॉजिट्स हो सकती है, किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन की डिपॉजिट आरबीआई के पास हो सकती है, जैसे नाबार्ड हो गया, एफसीआई आ गया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आ गया, या किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डिपॉजिट आरबीआई के पास हो सकती है, जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। तो ये सब अदर डिपॉजिट्स में आएगा। किस में आएगा ये? ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इज कॉल्ड, क्या होता है? सेंट्रल बैंक होता है, आरबीआई है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब ये होता है कि जब कमर्शियल बैंक के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? उसकी मदद करता है। जब कमर्शियल बैंक को कहीं से भी पैसा नहीं मिलता तब आरबीआई क्या करता है? उसकी हेल्प करता है और उस बैंक को वापस से रिस्ट्रक्चराइजेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है। हाँ, तो मनी इज कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। ऐसा सवाल आ जाए पर 2025 में आया तो अभी मुश्किल ही आएगा। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम की प्रोबेबिलिटी है आने की, और आ जाए तो मज़ा आ जाएगा, और ये आएगा ही आएगा। बार्टर सिस्टम C2C इकोनॉमी होती है, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी। बार्टर सिस्टम, अरे एक मिनट, बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पर क्या होते हैं? गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। ठीक है, ये तो बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन होगी। इट इज़ अ सिस्टम वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। ठीक है, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स है। तो वो ड्रॉबैक्स क्या क्या थे? सबसे पहला तो था आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स का मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है उसी चीज़ की सामने वाले को, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है वो सामने वाले के पास होना चाहिए, और सामने वाले को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मेरे पास होना चाहिए। मतलब 2 पर्सन शुड हैव possession of same good which is required by both persons। दोनों लोगों के पास ऐसे गुड्स की पोजीशन होनी चाहिए जिसकी ज़रूरत दोनों लोगों को है। मतलब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सामने वाले के पास होना चाहिए, और सामने वाले को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मेरे पास होना चाहिए। दूसरा क्या था? लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अब लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब ये होता है कि भैया जैसे एक पेन है, एक पेन का वैल्यूएशन एक कार के साथ हो रहा है, एक सस्ती चीज़ का वैल्यूएशन एक महंगी चीज़ के साथ हो रहा है। तो बार्टर सिस्टम में मनी तो था नहीं, तो किसी भी छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ के साथ क्या कर लिया जाता था? एक्सचेंज कर लिया जाता था। तो उसकी एक कमी थी। उसके बाद प्रॉब्लम इन फ्यूचर पेमेंट्स। प्रॉब्लम इन फ्यूचर पेमेंट्स को डेफर्ड पेमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब मान लीजिए कि अगर किसी आदमी ने आपके लिए काम करा, 1 महीने काम करा, 2 महीने काम करा, अब कोई मेरे पास आया काम करने, मान लो ऋतिक मेरे पास आया कि सर मेरे को काम दे दो, मैंने 2 महीने से काम कराया और इसको 2 मुट्ठी गेहूँ निकाल के दे दिया कि ले बेटा जा खुश रहे। वहीं मेरे को 4-5 सुना के चला जाएगा, 2 महीने काम अलग करा लिया, 2 मुट्ठी गेहूँ दे दिया। तो फ्यूचर पेमेंट का वैल्यूएशन नहीं हो पाता था कि भाई फ्यूचर सर्विस का पेमेंट होगा क्या। आज की तारीख में तो क्या है, हाँ भैया काम करना आना है, भैया इतने रुपये लूँगा, बात खत्म। तो मनी ने वो प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। अच्छा, मनी ने कैसे इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया? हर नीचे एक लाइन लिख देना, मनी हैज़ एवोल्यूशन ऑफ मनी हैज़ सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। नाउ एनीथिंग कैन बी परचेज और सोल्ड विद द हेल्प ऑफ मनी। कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एवरी कॉमोडिटी हैज़ इट्स ओन वैल्यू। किसी भी चीज़ का वैल्यूएशन आप कर सकते हो उस कॉमोडिटी के हिसाब से। फ्यूचर पेमेंट का वैल्यूएशन पहले ही किया जा सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप एक महीने बाद क्या काम करोगे उसका वैल्यूएशन अभी से कर लो। ठीक है, कि कितने रुपए में काम करोगे। उसके बाद आता आपका लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। स्टोरेज ऑफ वैल्यू का मतलब मैंने आपको समझाया था कि भाई साहब बार्टर सिस्टम के अंदर गाय के बदले भैंस लिया है और भैंस के बदले गाय लिया है। अब गाय तो नाराज़ होगी भैया अपने पुराने मालिक से दूर जाके, वो तो तबेले में आते ही घबराएगी वो तो और पहुँच गई ऊपर। अब यहाँ तो चक्कर पड़ गया ना आदमी को, तो उसका एसेट का नुकसान हो गया। ठीक है, अब ऐसे मान लीजिए तुम भैंस लेके आ गया, भैंस तो आते ही उसको तो नया घर पसंद ही नहीं आया, बीमार हो गई, इलाज पाती आ रहा उसका। तो यहाँ पर स्टोरेज ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम थी। मनी के अंदर वो प्रॉब्लम है ही नहीं। मनी को तो आप कैसे भी स्टोर करो, आप इन्वेस्ट कर दो, बैंक में पैसा जमा करा दो, शेयर्स खरीद लो, बॉन्ड खरीद लो, कुछ भी कर सकते हो आप। आगे बात समझ में? तो ये प्रॉब्लम्स है आपकी। क्या क्या प्रॉब्लम थी? डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स और फ्यूचर पेमेंट्स, और लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन द 4 मेजर। आप अपने तो M1 अप्रोच ही मैंने आपको बता दिया, C प्लस DD प्लस OD C डेडी इन OD। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा, मतलब आएगा। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक एग्जाम में आएगा या आएगा, ठीक है। हाँ, सेंट्रल बैंक का फंक्शन, हाँ, करेंसी इशूइंग अथॉरिटी होता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक करेंसी इशूइंग अथॉरिटी का मतलब ये होता है, सबसे पहला फंक्शन है करेंसी इशूइंग अथॉरिटी है ये। इसका मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हर कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक होता है, अपनी कंट्री का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास करेंसी इशू करने के राइट से अनलिमिटेड लीगल टेंडर जिसको बोलते हैं अपन, दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन इशू। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्टेटूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि भैया हम ये काम करें नहीं करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो प्लान्स एंड पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करता है, उसके लिए उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की परमिशन की जरूरत नहीं लगती। जैसे सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो गया, तो वो एक स्टेटूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी गाइडलाइंस वो खुद बनाएगा, वो किसी से पूछ के गाइडलाइन नहीं बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके ऊपर थोड़ा कुछ है, तो वो एक स्टेटूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये थोड़ा देखेगा कि यार बीजेपी सरकार है कि कांग्रेस सरकार है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो मुद्दा देखेगा और उस मुद्दे के ऊपर क्या करेगा, डिसीजन लेगा, वो चाहे किसी का भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, इट डजंट मैटर्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, बैंकर्स बैंक। क्या होता है ये? अच्छा, बैंकर्स बैंक का मतलब क्या होता है, जो रिलेशन एक कस्टमर का एक कमर्शियल बैंक के साथ होता है, वही रिलेशन कमर्शियल बैंक का आरबीआई के साथ होता है या सेंट्रल बैंक के साथ होता है। जैसे हम लोग हमारे डिपॉजिट्स को कमर्शियल बैंक में जमा कराते हैं, या हमें पैसे की ज़रूरत होती है तो हम कमर्शियल बैंक से लेते हैं, मतलब जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कैनरा बैंक हो गया, या एचडीएफसी बैंक हो गया, कोई सा भी हो गया। ऐसे जब कमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो आरबीआई को अप्रोच करता है, या कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स है तो वो आरबीआई के पास जमा करा सकता है, ठीक है। तीसरा, हाँ, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ठीक है। क्या होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट? अभी मैंने आपको बताया कि जब कमर्शियल बैंक के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गेट हमेशा उसके लिए खुला रहता है। जब उसको कहीं से भी फंडिंग नहीं होती है तो आरबीआई उसको क्या करता है, फंडिंग करता है। उसके बाद कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्या होता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? इसका मतलब जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है वो सब किससे रूट होके होगा, आरबीआई से। तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा वो सब किसके थ्रू होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ही होगा। उसकी परमिशन के बिना आप करेंसी को एक्सचेंज नहीं कर सकते हो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्या होता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन? हाँ, अब तो एक दिन के अंदर क्लियरिंग होने लगी। जैसे मान लो मेरा अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, किसी दूसरे का अकाउंट है एसबीआई में, अब मेरे को उससे पैसा चाहिए तो उसने मेरे को एसबीआई का चेक दे दिया, तो मैं उस चेक को मेरे बैंक में लगा के आ जाऊँगा, तो वो क्लियरिंग फैसिलिटी से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मेरे अकाउंट के अंदर पैसा आ जाएगा। इसका मतलब मुझे दूसरे बैंक में अकाउंट खुलाने की ज़रूरत नहीं है। चेक ऑफ डिफरेंट बैंक्स कैन बी क्लियर्ड विद इन द सेम बैंक एंड देर इज नो नीड टू ओपन ए सेपरेट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का मतलब आपको पता ही है, जो बिजनेस साइकिल्स होते हैं, जैसा मान लो इन्फ्लेशन हो गया, क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, तो जो भी फ्लक्चुएशंस होते हैं उन फ्लक्चुएशन को कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है उनको, आरबीआई। और अच्छा, बैंकर टू द गवर्नमेंट में क्या करता है, 3 तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करता है। एज ए एडवाइज़र वो गवर्नमेंट के लिए प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाता है। एज ए बैंकर वो कमर्शियल बैंक के और सरकार के खाते मेंटेन करता है आरबीआई। और एज ए एजेंट वो सिक्योरिटीज़ को क्या करता है, परचेज और सेल करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सारे के सारे फंक्शंस है। और कुछ बच रहा है? तो ये फंक्शंस है, ये अच्छे से याद करके जाना, ये आते आते हैं एग्जाम में और आएंगे अभी भी। उसके बाद डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। 2 मेन फंक्शन होते हैं, देखो, एक तो होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और एक होता है एडवांसिंग लोन। ये तो 2 मेजर फंक्शन होते हैं कमर्शियल बैंक के, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन। आगे बात समझ में? उसके अलावा क्या करता है, सिक्योरिटीज़ को परचेज और सेल करता है कमर्शियल बैंक। और क्या करता है, लोन तो हो गया, एडवांसिंग लोन,
हाँ, जैसे आप फिक्स डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, टर्म डिपॉजिट्स जिसको अपन बोलते हैं टर्म डिपॉजिट्स, तो वो काम कौन करता है? ये कमर्शियल बैंक करता है। उसके बाद और क्या करता है कमर्शियल बैंक? क्या करता है? वो मॉर्गेज हो गया, लोन देता है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, सिक्योरिटीज़ को परचेज और सेल करता है, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लीजिए आपको ये आप मतलब क्रेडिट क्रिएशन तो वो अलग चीज़ है, क्रेडिट की लोकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस कौन प्रोवाइड करता है? कमर्शियल बैंक। आगे बात समझ में? क्रेडिट, हाँ, इन दोनों के अलावा सिक्योरिटीज़ को परचेज और सेल करना, लोकर फैसिलिटी अवेलेबल कराना, ठीक है। और क्या था? और टर्म डिपॉजिट्स वगैरह, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, वो तो इसी में आ गया। ये 4-5 फंक्शंस लिख के आ जाना तुमको, ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो लोन के अंदर ही आ गया, पर उसको अलग से आप बाइफरकेट करके लिख सकते हो, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन तो आपको है ना, मेरी बात सुन लो, इसके साथ है ना ये क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन भी पढ़ लेना एक बार। हालांकि फंक्शंस ऑफ कमर्स सेंट्रल बैंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो आना ही आना है, पर क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन भी आपको याद रखना पड़ेगा कि बैंक के पास 2 तरह की डिपॉजिट्स आती है। एक तो आती है प्राइमरी, शॉर्ट में ब्रीफ कर रहा हूँ, और एक आती है सेकेंडरी। टोटल डिपॉजिट जो होती है वो क्या होती है? आपकी प्राइमरी प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट्स होती है। अब मान लीजिए कि बैंक के पास 10,000 की प्राइमरी डिपॉजिट्स आई, तो टोटल डिपॉजिट कितना हो गया? 10,000। बैंक को अपनी टोटल डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रखना होता है एज ए रिजर्व, वो मैंडेटरी रिजर्व होता है, ठीक है। तो मान लीजिए इसका 10% किसके पास गया? आरबीआई के पास। तो बैंक के पास कितना बचा? 9,000 बचा। कितना बचा? 9,000 बचा। तो बैंक 9,000 रुपये क्या करेगा? लोन दे देगा। क्या कर देगा? तो अब बैंक के पास जो टोटल डिपॉजिट्स होगी प्राइमरी प्लस सेकेंडरी, वो कितनी होगी? 19,000। कितनी हो गई? अब 19,000 का भी अब 9,000 की, इसका तो रिजर्व पहले मेंटेन कर लिया, अब 9,000 का रिजर्व और मेंटेन करो आप 900 रुपये। कितना करो? तो आपने 9,000 का 10% और मेंटेन किया, तो वो कितना आया? 900 आया। कितना आया? अब आप 9,000 में से 900 और माइनस कर दो, तो बचा कितना आपका? 8,100। तो 8,100 का लोन और दे देगा वो, ठीक है। तो 19,000 के अंदर टोटल डिपॉजिट तो 19,000 हो गई, मैं टोटल लिख रहा हूँ यहाँ पे ना, और प्लस ये कर दो। अब ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा, कब तक? जब तक ये जीरो नहीं हो जाता, ठीक है। तो मल्टीप्लायर यहाँ पर भी आता है आपका कि बैंक एक प्राइमरी डिपॉजिट से कहीं गुना ज़्यादा क्रेडिट क्या कर सकता है? मल्टीप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी होता है 1/RR बोलते हैं इसको, और मल्टीप्लाई कर दो आप टोटल डिपॉजिट जो आ रही है। तो टोटल डिपॉजिट कितनी आ रही है? मतलब जो प्राइमरी डिपॉजिट आ रही है वो 10,000 वाली, उससे मल्टीप्लाई कर दो आप। तो 1/RR क्या है? रिक्वायर्ड रिजर्व है। क्या है? CRR के अलावा और भी कोई रिजर्व है तो सारे रिजर्व जोड़ दो इसमें, तो रिक्वायर्ड रिजर्व हो गया वो। क्या हो गया वो आपका? ठीक है। उसके बाद आता है द इंस्टीट्यूट इशूइंग करेंसी इन इंडिया इज, ये तो वो है आपका सेंट्रल बैंक आएगा इसके अंदर, वो क्वेश्चन मर्ज हो गया। क्या हो गया? ये तो आपका सेंट्रल बैंक आएगा। क्या आएगा ये? उसके बाद फॉर्मूला फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार, वो थोड़ा सा वो हो रहा है मिसप्रिंट, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, मतलब चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, इंड्यूस कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन। ऑब्वियसली बात है, हम जो पढ़ रहे हैं मैक्रो के अंदर, केन्सियन थ्योरी जो कहती है वो प्राइस के ऊपर ध्यान नहीं लगाती है। केन्सियन थ्योरी ये एज्यूम करती है कि प्राइस डजंट प्ले एनी रोल इन द इकोनॉमी। तो केन्सियन थ्योरी क्या एज्यूम करती है? वो ये कहती है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन योर इनकम एंड योर एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पर जो आपका कंजम्पशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू केनीज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग कंजम्पशन, इनकम ही आएगा इसके अंदर भी। क्या आएगा आपका? इनकम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंजम्पशन में। इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, इनकम कम होएगा तो कंजम्पशन कम होएगा। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आएगा एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद द फंक्शन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, तो ये होता है आपका कंजम्पशन फंक्शन। क्या होता है ये? और यहीं पे एक और फंक्शन होता है तुम्हारा, सुन लो, सेविंग फंक्शन। क्या होता है? तो वो क्या करता है? डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। वो किस में रिलेशनशिप कोट करता है? सेविंग और इनकम में रिलेशनशिप कोट करता है। इज इट क्लियर? तो केन्सियन थ्योरी क्या कहती है आपसे कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन और इनकम एंड डिमांड।
इफ योर इनकम विल इंक्रीज योर एग्रीगेट डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज एंड इफ योर इनकम डिक्रीजेज एग्रीगेट डिमांड विल ऑल्सो डिक्रीज। आगे बात समझ में? एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन में डिफरेंस है। कंजम्पशन में जब आप इन्वेस्टमेंट ऐड करते हो तो आपका एग्रीगेट डिमांड आता है। अभी फिलहाल अपन बात कर रहे हैं कंजम्पशन की, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, या एमपीसी और प्लस एमपीएस अगर आप कर देते हैं तो 1 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? और अगर आप एपीसी और प्लस एपीएस भी कर देते हो तो भी किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। आगे बात समझ में? उसके बाद मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। आपकी इनकम चेंज होने के कारण, आपके इन्वेस्टमेंट चेंज होने के कारण आपकी इनकम में होने वाला चेंज, वो होता है आपका मल्टीप्लायर। क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज इन इनकम इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज नोन एज मल्टीप्लायर। नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेस्टमेंट जो बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण इनकम का मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है? वो अभी मैं मल्टीप्लायर में समझाऊंगा तुमको कैसे होता है, वो यही समझ लेते। चलो, के का एक और फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी। इंपॉर्टेंट चीज बात क्या याद रखना, हायर द कंजम्पशन हायर विल बी द वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड लोअर द कंजम्पशन लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ एमपीसी। ये इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, उतना ज़्यादा खर्चा होगा। जितना ज़्यादा खर्चा होगा उतना ज़्यादा लोग पैसा कमाएंगे, उतनी ज़्यादा इनकम होगी। और जितनी ज़्यादा लोगों को इनकम होगी उतना ही ज़्यादा क्या करेंगे, वो खर्चा करेंगे। और जितना ज़्यादा खर्चा होगा उतना ज़्यादा ही क्या होगा, आपका ये एमपीसी होगा। और जितना ज़्यादा आपका एमपीसी होगा उतना ज़्यादा आपका मल्टीप्लायर होगा। क्या होगा? आपने अर्थव्यवस्था के अंदर समझो मल्टीप्लायर मैकेनिज्म क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर मल्टीप्लायर पे से क्वेश्चन आता है। देख, फॉर्मूले पे ध्यान लगा लो, वो मोर देन सफिशिएंट है। वैसे तो मल्टीप्लायर मैकेनिज्म बहुत वास्ट टॉपिक है। 4 नंबर के क्वेश्चन में इतना बड़ा टॉपिक नहीं आएगा तुम्हारे, सिर्फ न्यूमेरिकली आएगा। फिर भी मैं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मान लो कि तुम 100 रुपये का तुमने इन्वेस्टमेंट करा, 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करा, तो सामने वाले को कमाई कितने की हुई? 100 रुपये की। मान लो कि मेरा एमपीसी अभी फिलहाल के लिए 0.5 है। कितना है? तो मेरा डेल्टा सी भी होगा और डेल्टा एस भी होगा। मतलब मैं मेरी इनकम का कुछ पार्ट कंज्यूम करूंगा और कुछ पार्ट क्या करूंगा, सेव करूंगा। तो मैंने 50 रुपये कंज्यूम करे और 50 क्या करे, सेव। अब मैंने ये जो 50 रुपये कंज्यूम करे ये किसी न किसी को इनकम देंगे, तो यहाँ पर मेरा जो डेल्टा वाई हो जाएगा वो 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मतलब मैंने खर्चा करा, मैंने इन्वेस्टमेंट करा, मैंने ऋतिक के पास जाके इन्वेस्टमेंट करा, इसको मैंने 100 रुपये की इनकम दी। अब ये 100 रुपये का 0.5 क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है बलवानी के पास जाके। तो बलवानी को इनकम कितने की होगी? 50 की। अपन मैक्रो पढ़ रहे इकोनॉमी एज ए होल। अब 50 में बलवानी क्या करेगा, 25 तो खर्च कर देगा और 25 क्या करेगा, सेव करेगा। अब बलवानी खर्च कर रहा है किसके पास जाके, मोदी के पास जाके। तो मोदी को डेल्टा वाई कितना हो गया, 25 का हो गया। कितने का हो गया? अब ये 25 का क्या करेगा, 12.5 खर्च करेगा और 12.5 क्या करेगा, सेव करेगा। अब ये अनुज के पास जाके खर्च कर रहा है, तो अनुज को इनकम कितने की दे रहा है ये, अनुज को इनकम दे रहा है ये 12.5 की दे रहा है। कितने की दे रहा है? अब 12.5 में 6.25 और 6.25 क्या कर देगा, ये खर्च कर देगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक तुम्हारा डेल्टा आई तो है 100 और डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, 200, डेल्टा सी 100 और डेल्टा एस भी कितना हो जाएगा, 100। अब लॉजिकल थिंग क्या है यहाँ पर कि मैंने तो खर्चा 100 का करा, लेकिन मेरे 100 रुपये का खर्चा करने के कारण लोगों को इनकम कितने की होगी, 200 की हो गई। तो ये मल्टीप्लायर है। क्या है? आप जो एडिशनल एक्सपेंडिचर करते हो वो किसी को एडिशनल इनकम देता है। जिसको एडिशनल इनकम होती है वो एडिशनल एक्सपेंडिचर करता है। तो वो जो एडिशनल एक्सपेंडिचर कर रहा है वो किसी को एडिशनल इनकम दे रहा है। तो ये प्रोसेस मल्टीप्लाई हो रहा है। इनकम का जो प्रोसेस है वो क्या हो रहा है। इसलिए मैंने आपसे क्या बोला कि अब जैसे मान लो अभी आपका एमपीसी कितना है, 0.5। कितना है? इस एग्जाम्पल के इस एग्जाम्पल के रेफरेंस से समझो। अब मैं एमपीसी का फॉर्मूला लगाता हूँ, 0.5, 0.6 और 0.8 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो पहले आप मान लो कि आपको एमपीसी दिया हुआ है 0.5, फिर आपको एमपीसी दिया हुआ है 0.6 और एमपीसी आपको दिया हुआ है यहाँ पर 0.8। डिफरेंस क्या है? जितना ज़्यादा तुम्हारा एमपीसी होगा ना उतना ज़्यादा तुम्हारा मल्टीप्लायर आएगा। क्या आएगा? क्योंकि अर्थव्यवस्था में खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो इनकम ज़्यादा हो रही है, इनकम ज़्यादा हो रही है तो वापस से खर्चा ज़्यादा हो रहा है, वापस से खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो वापस से इनकम ज़्यादा हो रही है। साइकिल कंटिन्यू चलेगी। कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है भाई। जितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर इनकर होगा उतना ज़्यादा फ्लो ऑफ मनी मार्केट में आएगा।
जितना ज़्यादा फ्लो ऑफ मनी मार्केट में आएगा उतना ज़्यादा लोगों को पैसा मिलेगा, और जितना ज़्यादा लोगों को पैसा मिलेगा उतना ज़्यादा वो खर्च करेंगे, तो जितना ज़्यादा वो खर्च करेंगे उतना ज़्यादा दूसरे को इनकम होगी। तो वो इनकम जो मल्टीप्लाई हो रही है वही तो मल्टीप्लायर है। मैंने डेफिनेशन क्या बोली, नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज इन इनकम इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने के कारण कितने गुना इनकम बढ़ रही है वो मल्टीप्लायर है। क्या है वो? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने के कारण कितने गुना इनकम बढ़ रही है वो मल्टीप्लायर है आपका। ठीक है, तो अब जैसे मैं देख यहाँ फर्स्ट वाले सिनेरियो के अंदर मल्टीप्लायर निकाल के बताता हूँ, तो 1/1 माइनस 0.5 करा मैंने। ठीक है, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/0.5, तो ये आपका मल्टीप्लायर कितना आ गया 2 आ गया। कितना आ गया? अब मैं 0.6 ले लेता हूँ, तो के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस, ये निकाल लेना बस, अभी के लिए वही बहुत है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो अब के का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/0.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 में से 0.6 माइनस करोगे तो 0.4 बचेगा, समझ रहे हो ना। अब 0.4 को आप करो तो कितना हो जाएगा 2.5। अब यहाँ पर मेरा मल्टीप्लायर कितना था? अब मेरा मल्टीप्लायर कितना हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि मेरा MPC बढ़ गया। MPC बढ़ गया मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ गया। क्या बढ़ गया? एक्सपेंडिचर बढ़ गया मतलब सामने वाले को इनकम ज़्यादा हो गई। सामने वाले को इनकम ज़्यादा होगी तो सामने वाले ने खर्चा ज़्यादा कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है इनकम ज़्यादा मल्टीप्लाई होगी। क्या होगा? इनकम ज़्यादा मल्टीप्लाई होगी। अब वापस से आ जाते हैं, MPC कितना दिया हुआ है तुमको 0.8, तो के इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.8 करें आप, तो कितना हो जाएगा 1/0.2, ये हटाया तो मल्टीप्लायर कितना आ गया मेरा 5 आ गया। कितना आ गया? तो हायर द वैल्यू ऑफ MPC हायर विल बी द मल्टीप्लायर, ये याद रख लेना। और मल्टीप्लायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, दो फॉर्मूले, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC और के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इनकम एंड कंजम्पशन लेवल आपको दिया हुआ है, इधर ध्यान लगाओ। अब आपको वाई तो दिया हुआ है कितना 20,000, कितना दिया हुआ है, और आपको आई कितना दिया हुआ है 16,000। कैलकुलेट APC, बहुत ईजी है ये तो, और APS निकालना आपको। क्या करोगे? इनकम एंड कंजम्पशन। अच्छा, कंजम्पशन दिया हुआ है तो ये आपका कंजम्पशन हो गया। क्या हो गया? ये आपका कंजम्पशन हो गया। तो S क्या हो जाएगा मेरा, 20 में से 16 गया तो 4। अब APC अगर मेरे को निकालना है तो C/Y कर देता हूँ, तो C कितना है आपका 16,000 और Y कितना है 20,000। और अगर आपको APS निकालना है तो क्या हो जाएगा S/Y, तो 4,000 डिवाइडेड बाई 20,000। तो क्या इंप्लीकेशन निकला? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव, अपन ने जो पढ़ा था। तो APC इज इक्वल टू क्या होता है C/Y, MPC इज इक्वल टू होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। ये होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, किसी भी इनकम की, एक व्यक्ति की उसको खर्च करने की आदत। ठीक है, ऐसे आपका होता है प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या होता है आपका? तो आपका जो APS होता है वो होता है S/Y और MPS होता है आपका डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। सिंपल है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ो, एक्सप्लेन द, अब ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है? देखो, इनकम हमने एज्यूम करा था 0, 10, 20, 30 और 40। कंजम्पशन 0, 5, 10, 15 और 20 मैंने लिखवा रखा आपको। इन्वेस्टमेंट 5, 5, 5 और अच्छा, एग्रीगेट सप्लाई केंसियन थ्योरी में एक पैसिव डिटर्मिनेंट है। एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के हिसाब से क्या होगा? चेंज होगा। आप जो इनकम अर्न कर रहे हो वही आपकी सप्लाई है। 10 रुपये का तुमने माल बेचा, 10 कमाया। माल कितने का बेचा? 10 का। सप्लाई कितने की करी? 10 की। कमाया कितना? तो सप्लाई बराबर क्या हो गया? इनकम हो गया। आगे बात समझ में? अब इनकम का कुछ पार्ट आप कंज्यूम करो, कुछ पार्ट आप सेव करो, इन्वेस्ट करो, वो आपके ऊपर है। अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ तो मैं मेरी इनकम का कुछ पार्ट कंज्यूम करूँगा और कुछ पार्ट सेव करूँगा। और अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ तो मैं मेरी इनकम का कुछ पार्ट कंज्यूम करूँगा और कुछ पार्ट इन्वेस्ट कर दूँगा। आगे बात समझ में? तो ये आपका हो गया इन्वेस्टमेंट। तो मैं यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ? एग्रीगेट डिमांड। तो ये हो गया आपका 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई का डेफिनेशन क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई का डेफिनेशन बताओ सबसे पहले। टोटल क्वांटिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर।
एक अकाउंटिंग ईयर में जो एक प्रोड्यूसर होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना चाहता है, क्या करना चाहता है, वो एग्रीगेट सप्लाई है, क्या है वो। और एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। पीपल आर विलिंग टू इनकर द एक्सपेंडिचर। हम एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड और एक्स एंटी एग्रीगेट सप्लाई पढ़ रहे हैं, मतलब प्लांट एग्रीगेट डिमांड और प्लांट एग्रीगेट सप्लाई। एक अकाउंटिंग ईयर में जो टोटल क्वांटिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और टोटल क्वांटिटी दैट ऑल द कंज्यूमर्स इन द इकोनॉमी आर विलिंग टू कंज्यूम, और टोटल एक्सपेंडिचर दैट द पीपल आर विलिंग टू इनकर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो एग्रीगेट डिमांड होता है। क्या होता है वो आपका एग्रीगेट डिमांड के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, याद रखो। जब आपकी इनकम जीरो रहती है तो मिनिमम एक्सपेंडिचर होता है, क्या होता है, मिनिमम एक्सपेंडिचर होता है। दूसरा, ये तो पहला हो गया। दूसरा, अगर आपका इनकम बढ़ता है तो आपका एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा। और तीसरा होता है आपका होल इनकम विल नॉट, वाई को इनकम बोलते हैं ना, विल नॉट बी, होल इनकम विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एग्रीगेट डिमांड एज पीपल स्टार्ट सेविंग, हाँ, सेविंग सम पार्ट ऑफ देयर इनकम। तो लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव करके रखते हैं, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के कॉन्सेप्ट हो गए, दोनों की डेफिनेशन लिख दिया अपन ने। फिर अपने को डायग्राम बना के आना है, मैंने ब्रीफ डायग्राम तुमको बनवा रखा है। ये तो तुम्हारा वाई और एस बनेगा, क्या बनेगा ये, इसको 45 डिग्री लाइन ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ये 1 नंबर का एमसीक्यू बैठ सकता है। 45 डिग्री लाइन ऑफ रेफरेंस क्या होती है, आपकी एग्रीगेट सप्लाई कर्व होती है, क्या होती है, ईच पॉइंट ऑफ इनकम ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई ऑन वाई एक्सिस। इसको इंटरसेक्ट करते हुए जाता है, ये आपका एग्रीगेट डिमांड है, क्या है ये आपका। और जहां पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल होते हैं वही आपका क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, क्या होता है वो आपका। ये अभी हाल ही बता दिया मैंने आपको, जिस पॉइंट पर आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होता है वो आपका इक्विलिब्रियम होता है, क्या होता है। तो आपको इक्विलिब्रियम में सेम टेबल बनानी है और सेम डायग्राम बनेगा। जो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट है उसके इक्विलिब्रियम में यही डायग्राम बना के आना है। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, ये ले आ गया वही बात। मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, एडी इज इक्वल टू क्या होता है, एस, जो मैंने अभी बना के बताया तुमको, ठीक है। अब ये तो मैंने एग्रीगेट डिमांड बता दिया। अब एग्रीगेट डिमांड के साथ एक चीज़ और समझ लो, वाई 10, 20, 30 और कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, ये मेरे नज़र में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या है, ये कंजम्पशन फंक्शन है, क्या है ये। तो कंजम्पशन फंक्शन के बारे में आपको नॉलेज इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब इनकम, पहला पॉइंट है, जब वाई आपका 0 होता है तो मिनिमम एक्सपेंडिचर होता है, क्या होता है ये, मतलब एग्रीगेट डिमांड के फीचर्स और कंजम्पशन के फीचर्स सेम है तो मिनिमम कंजम्पशन होता है, क्या होता है। अब इस मिनिमम कंजम्पशन को क्या बोला जाता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, क्या बोला जाता है इसको। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है, ये फिल इन द ब्लैंक भी हो सकता है या 1 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो व्हेन इनकम इज 0 देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, जिसको बोला जाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, क्या बोला जाता है। दूसरा पॉइंट है, इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है। और तीसरा वही होता है, होल इनकम विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू, होल इनकम विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कंजम्पशन। क्यों, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग सम पार्ट ऑफ देयर इनकम। अब याद होना चाहिए, मतलब इतना अपन ने इसको पढ़ लिया है। ये इसके फीचर्स होते हैं कंजम्पशन फंक्शन के। तो कंजम्पशन फंक्शन में इंपॉर्टेंट क्या है, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है। ऑटोनोमस कंजम्पशन को अपन सी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और कंजम्पशन की जो एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजम्पशन की एल्जेब्रिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। याद रख लेना बस ये इक्वेशन, समझ में आए नहीं आए ये इक्वेशन याद रख लेना। ये तो होता है इनकम, क्या होता है ये जो y है ना, ये तो इनकम है, क्या है ये सी बार क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है, क्या है ये ऑटोनोमस ये है तुम्हारा ऑटोनोमस कंजम्पशन। और जो ये बी है ये एमपीसी होता है, क्या होता है ये आपका एमपीसी होता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की बात कर रहा था, तो 2 अप्रोच है। पहला अप्रोच तो ये है और दूसरा अप्रोच है एच इज इक्वल टू आई, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये इसी से डिराइव हुआ है।
तो तुम तो इक्विलिब्रियम में ये एक्सप्लेन करके आना AD इज इक्वल टू AS, क्योंकि अपने को याद है कि AD क्या होता है C+I। मैंने क्या बोला, अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ तो मैं कंज्यूम करूँगा और इन्वेस्ट करूँगा, और अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ तो मैं क्या करूँगा, कंज्यूम करूँगा और सेव करूँगा। जो एग्रीगेट सप्लाई हो गया, कंजम्पशन से कंजम्पशन गया, तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, सेविंग, मतलब सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। हाँ, तुमको तो अप्रोच लिख के आना, ये नहीं करना। AD इज इक्वल टू AS अप्रोच में सेम इस तरह से टेबल बनाना, डायग्राम बनाना और एक्सप्लेन कर देना एग्रीगेट सप्लाई को और एग्रीगेट डिमांड को। ठीक है, ये मोर देन सफिशिएंट है अपने लिए। ठीक है, अब देखो द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर बताने की जरूरत ही नहीं है, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइटम ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, टैक्स रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है, यहीं पर बता देता हूँ, नॉट क्रिएशन ऑफ एनी लाइबिलिटी, यहाँ पर किसी भी लाइबिलिटी का कोई क्रिएशन नहीं होता है। और दूसरा होता है नो रिडक्शन इन एनी एसेट, नो रिडक्शन इन एनी एसेट। आपको याद है कि जब सरकार आपसे टैक्स वसूल कर रहा है तो बदले में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो वो सरकार की लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है? और सरकार का कोई एसेट भी नहीं बिक रहा है। अरे अपन जो टैक्स पे कर रहे हैं, सरकार अपने को सेवा दे रही है, लॉ एंड ऑर्डर दे रही है, डिफेंस फैसिलिटीज़ दे रही है, फलाना ढमकाना। ऐसा तो वही नहीं कि तुमने टैक्स भरा तो तुमको वापस से पैसा मिला। तो ना तो लाइबिलिटी क्रिएट हुई और ना ही एसेट रिड्यूस हुआ। उसके साथ मैंने बता दिया तुमको एक बार ही। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, इज द सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है इसका आंसर? इज द सिंगल लार्ज, है क्या? नहीं, इसके अंदर अब कहीं ना कहीं तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तुमको, ऐसे तोड़ना है। हाँ, देखो, सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नॉन प्लांट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें इंटरेस्ट आएगा तुम्हारा। क्या आएगा? ठीक है, इसके अंदर आएगा तुम्हारा इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद व्हेन टैक्स कलेक्शन एक्सीड द रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर द बजट इज सेट टू बी, ये तो सरप्लस बजट है तुम्हारा। ठीक है, तो ये सरप्लस बजट हो गया। उसके बाद आ जाओ आगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, देखो अब पूरा 80 नंबर के पेपर में 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा टिपिकल आएगा इसी, उसके लिए अपने को मेंटली प्रिपेयर्ड भी रहना ही है। ठीक, इंटरेस्ट पेमेंट। अब देखो, कैलकुलेट ग्रोस प्राइमरी डेफिसिट इफ ग्रोस फिजिकल डेफिसिट इज 2000, तो ये फिजिकल डेफिसिट हो गया, और इंटरेस्ट कितना हो गया? 400 हो गया। तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू ग्रोस फिजिकल डेफिसिट माइनस, अरे इधर ध्यान लगाओ, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। क्या होता है? अब ग्रोस डेफिसिट कितना दिया हुआ है? 2000। कितना दिया हुआ है? उसमें से माइनस कर दो 400, तो आपका प्राइमरी डेफिसिट कितना आ गया? 1600 आ गया। कितना आ गया? ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ है, रीअलोकेशन ऑफ जीडीपी ग्रोथ के अंदर, पहले जीडीपी ग्रोथ बता देता हूँ। जीडीपी ग्रोथ के अंदर सरकार क्या इन्वेस्टमेंट करती है? क्या करती है? सरकार प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी करवाती है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी करती है। तो उससे क्या होता है? बाजार के अंदर पैसा आता है। क्या आता है? तो जब बाजार के अंदर सर्कुलेशन ऑफ मनी होगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगी? रेवेन्यू जनरेट होगी। क्या होगी? लोग पैसा कमाएंगे तो अच्छा खासा मनी जो है मार्केट में क्या होगा? सर्कुलेट होगा। तो सरकार इन्वेस्टमेंट करती है। क्या करती है? तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है आपका? जीडीपी ग्रोथ। क्या है आपका? दूसरा, अच्छा, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या आएगा बताओ? अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में जो सरकार है वो क्या करती है? जो अमीर लोग हैं, ठीक है, वहाँ से क्या करती है? टैक्स ज़्यादा लगाती है, और गरीब लोगों की तरफ क्या करती है? खर्चा ज़्यादा करती है। तो इस तरह से वो रिसोर्सेज का क्या करती है? अलोकेशन करती है। आगे बात समझ में? तो इस तरह से सरकार क्या करती है? गरीब लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो जो महंगी चीज़ें होती हैं उनसे ज़्यादा पैसा वसूल लो, ज़्यादा टैक्स वसूल लो, और गरीब लोगों को सब्सिडी दे दो, या उनकी तरफ उनको क्या कर दो? डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तीसरा, प्रोविज़न ऑफ पब्लिक गुड्स। अब पब्लिक गुड्स क्या हो गया? लॉ एंड ऑर्डर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिफेंस हो गया। इन सब के ऊपर सरकार क्या करती? खर्चा
करती है, ये जरूरी है, मैंडेटरी एक्सपेंडिचर्स है। उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अच्छा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, और जो ये है ना अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दोनों सिमिलर हैं। अलोकेशन ऑफ रिसोर्स के अंदर तो क्या है, जैसे मान लो जो ऐसी चीज़ें हैजार्डियस है या जो इंजीनियस चीज़ें उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा दिया, वही सेम चीज़ है। और यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगाओ और गरीबों को सब्सिडी दो, इस तरह से उसको क्या करती है, मेंटेन करती है। उसके बाद बैलेंस रीजनल ग्रोथ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आपको याद ही है बैलेंस रीजनल ग्रोथ जो होता है आपका, उसके अंदर सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोलती है। तो जो बैकवर्ड रीजन्स होते हैं कंट्री के, उन बैकवर्ड रीजन्स को क्या करती है सरकार, टैक्स में रिबेट देती है, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट में रिबेट दे देती है, इलेक्ट्रिसिटी में रिबेट दे देती है, ताकि बैकवर्ड एरिया के अंदर सरकार क्या कर सके, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके, ठीक है। तो ये है फंक्शन। और कुछ बच रहा है? मनरेगा, एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जो वो उसका एक पार्ट है, वही एक स्कीम नहीं है, बहुत सारी स्कीम है गवर्नमेंट के पास। तो सरकार क्या करती है, गरीब लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। आगे बात समझ में? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वाला रोल आ गया। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से याद आ गया, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के मेजर्स रट के जाने हैं। एक बार मैं ब्रीफिंग कर देता हूँ, सुन लो एक बार में। एक तो होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी लागू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिस्कल पॉलिसी लागू करती है सरकार। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या क्या आता है आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आता है आपका CRR, कैश रिजर्व रेशो। जब कमर्शियल बैंक अपनी टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज RBI के पास रखता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशो। अब सीधी सी गणित है, जो बढ़ रहा है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा है, वो मनी सप्लाई को रोक रहा है, और जो कम हो रहा है वो डिफ्लेशन को कंट्रोल कर रहा है। सीधी बात याद रखना, जैसे CRR बढ़ेगा तो ज़्यादा पैसा कमर्शियल बैंक को RBI के पास रखना होगा, तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा। जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम होगा तो वो लोन कम दे पाएगा, और जब कमर्शियल बैंक लोन कम दे पाएगा तो फ्लो ऑफ मनी कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल। अगर CRR कम हो गया तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन दे सकता है पब्लिक को। जब कमर्शियल बैंक पब्लिक को ज़्यादा लोन देगा तो फ्लो ऑफ मनी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये बेसिक चीज़ें याद रखना। SLR, जब बैंक को कैश, गोल्ड और अनइंकम्बर्ड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का कुछ परसेंटेज खुद के पास रखना होता है। किसके पास रखना होता है? तो SLR भी अगर बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, कम होगा तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। SLR बढ़ेगा तो फ्लो ऑफ मनी मार्केट में कम हो जाएगा, उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। SLR कम होगा तो फ्लो ऑफ मनी मार्केट में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। और बैंक रेट और रेपो रेट, वेरी गुड। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को उधार देता है, ठीक है। हाँ, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। और क्या होता है, विद कोलेट्रल होता है, नॉट विदाउट कोलेट्रल, वो बैंक रेट में होता है। मैं रेपो रेट की बात कर रहा हूँ। रेपो रेट के अंदर रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? रीपर्चेज एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलेगा आपको पैसा चाहिए, ले लो, उतने रुपए की सिक्योरिटीज हमारे पास रख दो, जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो हमें पैसा देके आपकी सिक्योरिटी वापस खरीद लेना, तो रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है। फिर आता है रिवर्स रेपो। रेपो रेट भी अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, रेपो रेट अगर बढ़ेगा तो लोन महंगा हो जाएगा कमर्शियल बैंक के लिए। और जब कमर्शियल, रेपो रेट का मतलब जिस रेट पर RBI कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है। अब मान लीजिए कि RBI कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है 6% पर। ये मेजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये तो पता होना ही चाहिए। मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ये 10, 15, 20, 50, 100 स्टार लगा लो इसके आगे तो। और इसके ऊपर तो एग्जाम में 101% श्योर आता ही है क्वेश्चन। तो इन्फ्लेशन, जैसे मैंने बताया आपको, रेपो रेट अभी 6% मान लीजिए कमर्शियल बैंक रेट लगा रहा है। अब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के रेट लगा रहा है, अब वो रेट होगी 10%, तो कमर्शियल बैंक के लिए लोन महंगा हो गया। अब जब कमर्शियल बैंक के लिए लोन महंगा होगा तो पब्लिक के लिए भी क्या हो जाएगा, महंगा। जब पब्लिक के लिए महंगा हो जाएगा तो पब्लिक रुक जाएगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो लोन कम लेगी।
तो मनी फ्लो मार्केट में कम हुआ, मनी फ्लो मार्केट में कम हुआ तो क्या कंट्रोल हुआ, इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ। आगे बात समझ में। ऐसे अगर मान लीजिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो रेपो रेट कम कर दे, 6% से 4% कर दिया, तो कमर्शियल बैंक के लिए क्या हो जाएगा, लोन सस्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर ध्यान लगा जी, कमर्शियल बैंक के लिए क्या हो जाएगा, लोन सस्ता हो जाएगा। और जब कमर्शियल बैंक के लिए लोन सस्ता होगा तो क्या होगा, फ्लो ऑफ मनी मार्केट में इंक्रीज होगा। क्या होगा, और जब फ्लो ऑफ मनी मार्केट में इंक्रीज होगा तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। ये तो था तुम्हारा रेपो रेट। बैंक रेट भी ऐसा ही है, पर बैंक रेट में विदाउट कोलेट्रल होता है, कॉन्सेप्ट इज सेम, बट क्या होता है वहाँ पर, विदाउट कोलेट्रल। तो वहाँ पर सिक्योरिटीज़ को मॉर्गेज नहीं रखना पड़ता है, या वहाँ पर रीपर्चेज एग्रीमेंट नहीं होता है। फिर आता है तुम्हारा रिवर्स रेपो, पता है नहीं बताया मैंने। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपनी सिक्योरिटीज़ पार्क करता है। किसके पास करता है, आरबीआई के पास अपनी सिक्योरिटीज़ पार्क करता है। अब रिवर्स रेपो भी अगर बढ़ा दिया आरबीआई ने तो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा रखेगा, तो इधर बाजार के अंदर क्या हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा। पैसा कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। आगे बात समझ में। और क्या बच रहा है, हाँ, ओपन मार्केट। क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, बताओ। इधर देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन में याद रखो, क्या याद रखना है बस, ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटीज़ को परचेज और सेल किया जाता है। सबसे पहले सरकार को अगर पैसा रोकना है तो वो सिक्योरिटी बेचेगी। क्या करेगी सरकार, सिक्योरिटी बेचने का मतलब ये है, अरे सिक्योरिटी बेचने का मतलब ये है कि सरकार को लग रहा है बाजार में ज़्यादा पैसा आ गया, तो सरकार आपको लालच देगी कि आप हमारी सिक्योरिटी खरीदो, आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। सरकार ने सिक्योरिटी खरीद, लोगों ने सिक्योरिटी खरीद ली तो लोगों का पैसा ब्लॉक हो गया। अब लोगों का पैसा ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, बाजार में पैसा कम हो गया। जब लोगों के पास पैसा कम होगा तो लोग क्या करेंगे, खर्चा कम करेंगे। और अगर सिक्योरिटीज़ को परचेज करता है आरबीआई, क्या करता है, तो लोगों का पैसा वापस मिलेगा। और जब लोगों का पैसा मिलेगा तो बाजार में पैसा आएगा, और बाजार में पैसा आएगा तो क्या कंट्रोल हो जाएगा, डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो ये मेजर्स हैं। ये तो थी मॉनेटरी पॉलिसी। क्या थी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये तो सारे क्वांटिटेटिव थे। क्वालिटेटिव में तीन ही चीज़ें हैं, एक तो मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन लोन गिवन बाय द बैंक एंड प्रॉपर्टी मॉर्गेज बाय द बैंक, उसकी वैल्यू के बीच का डिफरेंस। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 80 लाख का लोन मिला तो 20 लाख का मार्जिन हो गया। अब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 70 लाख का लोन मिल रहा है तो मार्जिन कम हो गया, मतलब उधर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया तो फ्लो ऑफ मनी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट भी अगर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, तो क्या कंट्रोल कर रहा है वो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा है। किसको कंट्रोल कर रहा है, तो मैंने तुम्हें क्या बोली, कोई भी चीज़ बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रही है, और कोई भी चीज़ कम हो रही है तो वो किसको कंट्रोल कर रही है, डिफ्लेशन को कंट्रोल कर रही है। क्लियर है फंडा। क्रेडिट रेशनिंग का मतलब तो होता है कि फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा फॉर एनी पर्टिकुलर एक्टिविटी, कि भैया प्रोडक्शन करना इतना लोन मिलेगा, ये करना इतना लोन मिलेगा, फिक्स कर दिया सरकार ने। ठीक है, अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो वो स्ट्रिक्ट हो जाता है आरबीआई। क्या हो जाता है, क्रेडिट क्रिएशन में स्ट्रिक्ट हो जाता है। और अगर मान लो डिफ्लेशन कंट्रोल करना है, क्या करना है, तो वो लिबरल हो जाता है। क्या हो जाता है, एक आता है मोरल सुएशन। क्या होता है वो, परसुएशन और प्रेशराइजेशन। परसुएशन का मतलब होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले तो प्यार से समझाएगा कि भैया हमारे जो डायरेक्टिव्स हैं उनको इज्जत से फॉलो करो। अगर मान लो आप इज्जत से फॉलो नहीं करोगे, ठीक है, जैसा मान लो तुम मस्ती कर रहे हो, अब मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ यार बातें मत करो, फिर भी तुम्हारे समझ में नहीं आएगी तो मैं तुमको डांटूंगा, तो वो परसुएशन हो गया। क्या हो गया, तो ऐसे आरबीआई फिर कमर्शियल बैंक को फटकार लगाएगा, परसुएट करेगा कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा। उसके बावजूद भी अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई की बात नहीं मानता है तो आरबीआई क्या बोलेगा, ज़्यादा कर रहे हो चलो तुम्हारा लाइसेंस रद्द। अब जैसे तुम ज़्यादा 3-5 करो, चलो बाहर निकलो यहाँ से। तो ये क्या हो गया, प्रेशराइजेशन हो गया। क्या हो गया है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स आपको पता होने चाहिए। रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है एक बार और समझ लो। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू, अरे प्लीज लिसन टू मी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से जब आप रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस करोगे तो रेवेन्यू डेफिसिट आएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिस्कल डेफिसिट। क्या है, फिस्कल डेफिसिट में जब आप बजट एक्सपेंडिचर ले लो, उसको क्या ले लो आप,
अच्छा, बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसमें से आप माइनस कर दो बजट रिसिप्ट्स। क्या कर दो? बजट रिसिप्ट्स के अंदर क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट क्या आएगी आपकी? नेट ऑफ बोरोइंग्स। मतलब आपको कैपिटल रिसिप्ट में बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि बोरोइंग डेफिसिट को पूरा करने के लिए ही ली जाती है। समझ रहे हो ना बात को? इसलिए अपन ग्रोस फिस्कल डेफिसिट का एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं, याद रख करो। तो ग्रोस फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? ग्रोस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू क्या होता है? बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक प्लस बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई और प्लस बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये हो गया आपका फिस्कल डेफिसिट। क्या हो गया ये आपका? उसके बाद आता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। क्या आता है? तो जो प्राइमरी डेफिसिट है क्या है आपका? वो होता है आपका फिस्कल डेफिसिट में से, अभी मैंने बताया था आपको, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट माइनस कर दो आप। क्या माइनस कर दो आप? तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या होता है? कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट के अंदर दो चीज़ें आती है। एक तो आती है आपकी बजट रिसिप्ट्स। क्या आती है? अब याद आ जाएगा तुमको। क्वेश्चन क्या आता है ये समझना जरूरी है, गड़बड़ यहाँ होती है। आंसर तो आता है पर वो क्वेश्चन पूछ के आ रहा है वो समझ में नहीं आता। तो इसलिए अपन ने ये सेशन रखा है ताकि क्वेश्चन का पैटर्न तुम्हें पता होना चाहिए और उसमें आंसर क्या लिखना है। अब बजट रिसिप्ट दो तरह की होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। अब इसकी बात भी कर लो, रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर क्या होता है? नो क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी, नो क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी और नो रिडक्शन इन एसेट। याद है ना? ना तो सरकार की कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है और ना ही सरकार का कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में दोनों बातें होती है। कैपिटल रिसिप्ट मतलब लमसम पेमेंट आया तो उधार लिया होगा या अपना कोई कोई एसेट बेचा होगा, तो सरकार की एक तो लाइबिलिटी भी क्रिएट हो रही है। तो क्रिएशन, एक तो लाइबिलिटी क्या होती है तुम्हारी? क्रिएट होती है। क्या होती है? लाइबिलिटी क्रिएट होती है। और एक होता है रिडक्शन ऑफ एसेट। क्या होता है आपका? रिडक्शन ऑफ एसेट। तो या तो लमसम पेमेंट जो आएगा वो या तो उधार से आएगा, किससे आएगा? या अपना कोई एसेट बेचना पड़ेगा, सोना चांदी हीरे जवाहरात अशरफिया जो तुम्हारे घर में रखी है वो बेचोगे तो लमसम पेमेंट आएगा। वैसे सोना चांदी सातवें आसमान में चल रहा है अभी, ठीक है। उसके बाद आता है बजट। दीपक शर्मा तो कह रहा है कि हाँ यार सही कह रहे हो यार सर, एक आध चीज़ बेच ही मारता हूँ आज। बजट एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। क्या आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर क्या होता है? बच्चों 2 मिनट इधर मत, इधर ध्यान लगाओ, बंद कर दे इसको जो भी है। अरे फेंक दे इसको, 1 मिनट के अंदर फेंक दे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जहां पर क्या होता है? नो रिडक्शन इन लाइबिलिटी, नो रिडक्शन इन लाइबिलिटी और नो क्रिएशन ऑफ एसेट। ना तो लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है और ना ही एसेट क्रिएट हो रहा है। तो ये तो क्या तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक तो जब या तो आते हो तो पढ़ने के हिसाब से आया करो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रही है ना बात? मैं जो कह रहा हूँ उसको समझ ले, मैं जो कह रहा हूँ वो समझ ले, नहीं तो बाहर निकल जा। या तुम्हारे लिए क्लास रख रहा हूँ और फोकस टाइम पास कर रहे हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये, और ये है तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। सही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर क्या होता है? सरकार का कोई भी लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं होता है। जैसे मान लो सरकार ने सब्सिडी दी या सरकार ने गरीबों को कुछ भी डोनेट करा, तो सरकार की लाइबिलिटी थोड़ा कम हो रही है उससे, और ना ही सरकार का कोई एसेट क्रिएट हो रहा है। तो मैंने जो लिख रखा उसको समझो, ना तो सरकार की लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है और ना ही सरकार का कोई एसेट क्रिएट हो रहा है। आगे बात समझ में? लेकिन जब मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की आपसे बात करता हूं तो इसमें क्या होता है? रिडक्शन इन लाइबिलिटी होता है। क्या होता है इसके अंदर? रिडक्शन इन लाइबिलिटी। तो आपकी एक तो लाइबिलिटी भी रिड्यूस होती है और एक क्रिएशन ऑफ एसेट। अब इसको समझो कैसे होता है। लाइबिलिटी कैसे रिड्यूस हो रही है? कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे तो लमसम पेमेंट करोगे किसी को, तो या तो अपना लोन का रिपेमेंट कर रहे हो तुम,
तो रीपेमेंट ऑफ लोन इसी का कंपोनेंट है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है। या तुमने कोई बड़ा खर्चा क्या करा, कोई एसेट क्रिएट करने में, कोई गोडाउन बना लिया, कोई घर बना लिया, तो वो एसेट क्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है वो, तो वो है तुम्हारा क्रिएशन ऑफ एसेट। क्या है वो तुम्हारा, क्रिएशन ऑफ एसेट। ठीक है, किसमें नहीं, डायग्राम नहीं बनाना, यही चार्ट यही है बस, ये फ्लो चार्ट बनाना तुमको, चारों इस तरह से एक्सप्लेन करके आ सकते हो उसको। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द टैरिफ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ट्रेड बैरियर और फ्री ट्रेड। ट्रेड बैरियर आएगा इसका। ठीक है, इन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम द एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेंट इज, कौन करता है डिटरमाइन, फिक्स के अंदर सरकार करती है। कौन करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि एक्सचेंज रेट क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इफ इंडियाज इम्पोर्ट, अब देखो तुमको इम्पोर्ट कितना दिया हुआ है, 190 दिया हुआ है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड दिया हुआ आपको, क्या दिया हुआ है, बैलेंस ऑफ ट्रेड आपको दिया हुआ है -50। ठीक है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्सपोर्ट कैलकुलेट करना है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, इधर ध्यान लगा लो, बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये -50 हो गया, एक्सपोर्ट क्या है दे ही नहीं रखा, तो एक्स मान ले, इंपोर्ट कितना दिया हुआ है 190, तो इसको इधर ले जा, तो -50 प्लस 190 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, एक्सपोर्ट आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट कितना हो गया तुम्हारा 140 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, एक्सपोर्ट हो गया। अरे ये माइनस था, इधर आके प्लस हो गया ना बुद्धिजीवो। ठीक है, तो तुम्हारा एक्सपोर्ट कितना हो गया 140, कितना हो गया 140 में से अगर तुम ये अच्छा हाँ, तो 140 में से 190 माइनस करोगे तो माइनस का 50 ही बचेगा। तो आंसर सही जा रहा है अपना। ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ। अगर इंपोर्ट आपको दिया हुआ है 1500 मिलियन यूएसडी, मतलब 1500, तो आपका इंपोर्ट है, क्या है आपका। उसके बाद एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझना, वो दिया हुआ आपको 2400। और इनविजिबल करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट, इनविजिबल आपको दिया हुआ है 520। तो आपको ट्रेड बैलेंस तो इजी है, x माइनस एम कर दो, तो 2400 माइनस 1500, तो ये तो 900 आ गया। अब उसके अलावा वो क्या पूछ रहा है, करंट अकाउंट बैलेंस, दोनों को प्लस कर दो, इनविजिबल बैलेंस और ट्रेड बैलेंस। करंट बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का फॉर्मूला होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस इनविजिबल। करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ना, ये पढ़ा चुका हूँ मैं, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, फिजिकल मूवमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जिसको विजिबल ट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब इंडिया से अमेरिका में माल जाना चाहिए, अमेरिका से इंडिया में फिजिकल मूवमेंट होना चाहिए। फिर आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज 2 तरह की होती है, एक होता है फैक्टर सर्विस और एक होता है नॉन फैक्टर सर्विस। इधर ध्यान लगाओ, एक एक को अलग अलग नहीं समझाऊंगा। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में फैक्टर सर्विस और नॉन फैक्टर सर्विस आता है। फैक्टर सर्विस में क्या क्या आता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आता है। क्या आता है, तो मतलब आपने कोई काम करा, उसके बदले आपको पैसा मिला, वो फैक्टर सर्विस हो गया। और नॉन फैक्टर सर्विस में बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब आ गया आपका। एक होता है आपका करंट ट्रांसफ़र, क्या बोलते हैं जिसको अपन करंट ट्रांसफ़र बोलते हैं। ये 1 साइडेड पेमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं ये, जैसे डोनेशन हो गया, चैरिटी हो गया, इस तरह से। हाँ, ओल्ड एज पेंशन इसमें आ सकता है, पर वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई रिलेशन नहीं है उसका। ट्रांसफ़र पेमेंट अलग चीज़ है, करंट ट्रांसफ़र अलग चीज़ है। करंट ट्रांसफ़र टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं अभी अपन पढ़ रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक कंट्री का जो ट्रेड होता है दूसरी कंट्री के साथ, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, या उसको करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। तो तीसरा है आपका करंट ट्रांसफ़र, ये 1 साइडेड पेमेंट्स होते हैं। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस और करंट ट्रांसफर्स, ये क्या होते हैं आपके, इनविजिबल्स होते हैं। क्या होते हैं ये, और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होता है आपका, विजिबल ट्रेड होता है। तो विजिबल ट्रेड प्लस इनविजिबल ट्रेड दोनों मिलके क्या बनता है तुम्हारा, करंट अकाउंट बैलेंस बनता है। क्या बनता है, करंट अकाउंट बैलेंस। ये क्लियर हो गया आपको। तो अब 900 के अंदर में
900 प्लस 520 कर देते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा आपका करंट अकाउंट बैलेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका करंट अकाउंट बैलेंस। ठीक है, डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन के अलावा आपको डेप्रीशिएशन और एप्रीशिएशन के बारे में भी पता होना चाहिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि वो 2024 में आ गया, 2025 में आ गया, तो हो सकता है 26 में भी आ जाए, रिपीटेशन तो हो रहा है, पर चारों कंपोनेंट्स के बारे में अपने को नॉलेज होना जरूरी है। डीवैल्यूएशन जो सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट इंटेंशनली हाँ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जब सरकार जानबूझ के फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू को क्या करती है, कम करती है, इसका मतलब $1 इज इक्वल टू है 70, तो $1 इज इक्वल टू हो गया 90, तो फॉरेन एक्सचेंज कम हो रहा है अपने लिए। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज का मतलब अपने लिए एक्सचेंज महंगा हो रहा है। क्या हो रहा है अपने लिए, तो अपना रुपया गिर रहा है और डॉलर क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। और रीवैल्यूएशन के अंदर क्या करता है, एप्रीशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, एप्रीशिएशन ऑफ, ऐसे भी ले सकते हो आप, इंटेंशनली नहीं, रिवैल्यूएशन का मतलब होता है इंटेंशनली व्हेन गवर्नमेंट इंटेंशनली इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। देखो अगर कोई कंफ्यूजन होना तो तुम तो ऐसे लिखना, व्हेन गवर्नमेंट इंटेंशनली इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे लिख देना आप तो। और यहाँ पर व्हेन गवर्नमेंट इंटेंशनली रिड्यूस द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी लिख देना। क्या लिख देना आप, कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये तो इंटेंशनली इंक्रीज और डिक्रीज हो गया, तो ये रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन हो गया आपका। क्या हो गया है, लेकिन डेप्रीशिएशन क्या होता है, मार्केट फोर्सेस के कारण। किसके कारण, तो मार्केट फोर्सेस के कारण जब रिडक्शन मार्केट फोर्सेस के कारण होता है, इसके अंदर क्या होता है, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी की वैल्यू जब कम हो जाती है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो होता है आपका डेप्रीशिएशन बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्सेस। क्या होता है, ठीक है, डिमांड और सप्लाई के कारण। तो मान लीजिए $1 इज इक्वल टू है 70 और $1 क्या हो गया आपका 90। जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो अपने को लॉस होता है, अपनी करेंसी क्या होती है, डेप्रीशिएट होती है। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट लीड्स टू द डेप्रीशिएशन और डिवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। डिवैल्यूएशन क्या होता है, इंटेंशनली रिडक्शन होना, और डेप्रीशिएशन क्या होता है, मार्केट फोर्सेस के कारण करेंसी की वैल्यू कम होना। ठीक है, या फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ना। आगे बात समझने, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है तो अपनी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, और जब मार्केट फोर्सेस के कारण, किसके कारण, जब मार्केट फोर्सेस के कारण क्या होता है, यहाँ पर करेंसी का वैल्यू क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एप्रीशिएशन। क्या बोलते हैं उसको, तो मार्केट फोर्सेस का रोल है। तो डिमांड और सप्लाई के कारण अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है, क्या होता है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स, वो डेप्रीशिएशन है। क्या है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट ड्यू टू मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई, वो एप्रीशिएशन है। क्या है वो, जब सरकार इंटेंशनली करेंसी को डिवैल्यूएट करती है या करेंसी का वैल्यू डिक्रीज करती है, तो वो क्या है, डीवैल्यूएशन। क्या है वो, और जब सरकार इंटेंशनली करेंसी का वैल्यू इंक्रीज करती है तो वो रीवैल्यूएशन है। क्या है वो, तो डीवैल्यूएशन और जो डेप्रीशिएशन होता है ना, वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, ये याद रखना, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पर डिमांड और सप्लाई एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं। किसको डिटरमाइन करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये तो हो गया आपका डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये हो गया आपका सप्लाई ऑफ फॉरेन, तो ये ई इज द पॉइंट ऑफ, तो ये ओ आर, तो ये ओ आर आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, और ओ क्यू क्या आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम।
तो यहाँ पर जो ये डिमांड और सप्लाई है ये कौन डिटरमाइन कर रहा है, मार्केट फोर्सेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये मार्केट फोर्सेस क्या कर रहे हैं, इसको डिटरमाइन कर रहे हैं। इसका मतलब मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिक्स एक्सटेंडेड सिस्टम के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड्स द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। अब इसके अंदर याद है ना, एक तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम है आपका, क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के अंदर जिस कंट्री के पास जितना गोल्ड होगा उसके हिसाब से उसकी क्या होगी, करेंसी का वैल्यूएशन होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कंट्री के पास गोल्ड हो, क्या हो। तो उसके लिए क्या आया, ब्रेटन वुड सिस्टम आया। क्या आया, जो छोटी छोटी करेंसी है उसको एक बड़ी करेंसी में पैक कर दिया, मर्ज कर दिया, अमेरिकन डॉलर। क्या हो गया वो, अब अमेरिकन डॉलर क्या हो गया, अल्टीमेट पैरिटी हो गया। अब छोटी छोटी करेंसीज का जो ट्रेड है वो किसके बेसिस पे होगा, डॉलर के बेसिस पे होगा। किसके बेसिस पे होगा, डॉलर के बेसिस पे, ठीक है। तो ये था आपका फ्लेक्सिबल कवर कर लिया अपन ने, फिक्स एक्सटेंडेड सिस्टम कवर कर लिया, ठीक है। ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग वो तो बीओपी को वो एक बार अच्छे से याद कर लेना। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन वो होते हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए किए जाते हैं। अकोमोडेटिंग क्या होते हैं, जो बीओपी इम्बैलेंस होता है ऑटोनोमस के कारण उसको करेक्ट करने के लिए। ऑटोनोमस होता है अबव द लाइन बीओपी और अकोमोडेटिंग होता है बिलो द लाइन बीओपी। मतलब हमें जो दिख रहा है वो सब ऑटोनोमस है और गवर्नमेंट पीछे से जो करती है वो क्या होता है, अकोमोडेटिंग होता है। क्या होता है वो, ये आई गया ना यार। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड तो क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया, 3 आइटम। कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 आइटम्स आते हैं, एक आता है इन्वेस्टमेंट और एक आता है बोरोइंग। इन्वेस्टमेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा अपन ने, एफडीआई और एफआईआई। इन्वेस्टमेंट बाई एन एंटरप्राइज इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डायरेक्टली, वो तो एफडीआई होता है, ठीक है। और एफआईआई क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और बॉन्ड्स ऑफ अ कंपनी इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वो एफआईआई होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जिसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आगे बात समझ में, एक होता है बोरोइंग। बोरोइंग में आता है एक तो आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और एक आता है एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है, किस में मिलता है, कमर्शियल से पता लगा लेना मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और असिस्टेंट से पता लगा लेना कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल रहा है वो कमर्शियल बोरोइंग है। और एक्सटर्नल असिस्टेंस क्या होता है, जो कंसेशनल रेट पे मिल रहा है, किस में मिल रहा है, वो एक्सटर्नल असिस्टेंस होता है। आगे बात समझ में। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो गया आपका, एक्स माइनस एम, और बैलेंस ऑफ क्या हो गया, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट है ये, है ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये हो गया आपका करंट अकाउंट बीओपी और प्लस कैपिटल अकाउंट बीओपी, वो क्या होता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। क्या होता है वो आपका, ये आ गया देखो, एक डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम फ्लोटिंग। वो मैंने अभी आपको जो डायग्राम बताया ना, ये रहा आपका पूरा डायग्राम, मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई, तो ये डिटर्मिनेशन है, ठीक है। डीडी इज द डिमांड कर, ऐसे इज द सप्लाई कर। तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, जो हम फॉरेन करेंसी की डिमांड कर रहे हैं, और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो हम फॉरेन करेंसी को सप्लाई कर रहे हैं। दोनों जहाँ पर इक्वल होता है वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। क्या होता है वो आपका, ओ आर आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज होता है, और ओ क्यू क्या होता है आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होता है, ठीक है। क्लियर है ये फंडा आपको। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ये जो न्यूमेरिकल्स है ना ये इंपॉर्टेंट है, मिसिंग वैल्यू वाले, ये आएगा ही आएगा। सारे न्यूमेरिकल्स अपन ने इसके अंदर कवर अप करने की कोशिश की है। अब जैसे मान लो आपको इसके अंदर मिसिंग वैल्यू निकालना है, आपको टीएफसी दिया हुआ है, टीबीसी दिया हुआ है और टीसी दिया हुआ है, तो कुछ फॉर्मूले अपने को पता होना चाहिए। जैसे टीसी इज इक्वल टू क्या होता है, टीबीसी प्लस टीएफसी होता है, ठीक है। अब इससे आराम से आंसर आएगा। कैसे आएगा आंसर, बताओ मेरे को। वो आंसर आपका ऐसे आएगा कि यहाँ पर टीएफसी आपको दिया हुआ है 100, कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, और टीबीसी दिया हुआ है 0, तो टीसी प्लस टीएफसी प्लस टीबीसी इज इक्वल टू क्या हो गया, तो ये 100 आ गया आपका। कितना आ गया है, 100 आ गया। ऐसे यहाँ पर देखो टीएफसी तो दिया हुआ है, अब फॉर्मूला क्या है टीसी, अब टीसी अपने पास कितना है 200 है, कितना है अपने पास
कितना है यहाँ पर 200 इज इक्वल टू टीवीसी है ही नहीं तो x मान लो, टीवीसी टीएफसी कितना है 200, तो उसको उधर ले जाए तो कितना हो गया 0। अच्छा टीएफसी है 100, तो ये हो गया टीएफसी तुम्हारा 100 हो गया, तो उसको उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा 100। डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर लो। अब जैसे यहाँ पर 270 में से 170 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा आपका, ये 100 आ गया आपका। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूले से अपने पूरी टेबल कंप्लीट कर लिया। अब 3 नंबर फोकट के हो गए अपने, फोकट के ही है। अगर मान लो फॉर्मूला याद है तुम्हें, टी सी इज इक्वल टू टी वी सी प्लस टी एफ सी याद है तो आराम से सोल्व हो जाएगा। तुम्हारे ज़्यादा टेक्निकल घुमा फिरा के मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन नहीं आएगा, तुम्हारे डायरेक्ट कैलकुलेशन आएगी, ये बात ध्यान रखना। अब डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए कम से कम फॉर्मूला तो याद होना जरूरी है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है टीपी एमपी, क्या है इसके अंदर, पहली यूनिट पर मैंने तुमको अभी क्या बोला था, टीपी एमपी और एपी बराबर होगा। तो ये भी कितना हो गया आपका 35 हो गया, ये भी कितना हो गया 35 हो गया। अब बचा ही क्या, 50 में से 35 गया तो ये आ गया 15, 69 में से 50 गया तो कितना हो गया आपका 19, और 92 में से 69 गया तो कितना बचेगा 24, है ना, कितना 23 बचेगा ना। तो ये हो गया तुम्हारा 23 और ये कितना आया था अपना 19। ठीक है, ये लो, आगे बात समझ में। तो अब ऐसे तुमने एमपी निकाल लिया टीपी से। अब यहाँ पर तुम्हारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या है, देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तुम्हारा इस वाले फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, देखो टीपी इज इक्वल टू होता है एपी इंटू क्यू। अगर मैं इस एपी को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा टीपी भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरा, इधर ध्यान लगाओ यार, इधर ध्यान लगाओ प्लीज। तो एपी को अगर क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो टीपी आएगा, क्या आएगा टीपी आएगा। अब अगर एवरेज प्रोडक्ट निकालना है तो टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास टीपी कितना है 35, तो ये तो 35 हो गया, 50/2 कर देता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अब ऐसे 69/3 23 हो गया, और उसके बाद 92/4 ये भी 23 हो गया। आगे बात समझ में। तो ये और एक एमपी का फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख लो, लगे यार टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस, और एमपी इज इक्वल टू क्या हो गया डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू। सारे फॉर्मूले एक ही जगह पे ब्रीफिंग हो गए तुम्हारे। हाँ क्या चीज़, ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है। जो अपन एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट पढ़ते ना वही है ये, अभी बता रहा हूँ मैं। अभी पहले इस टेबल पे तो ध्यान लगाओ, जो चल रहा है उस पर तो फोकस करो। अब देखो यहाँ पर अपन यहाँ पर फॉर्मूले क्या है, टीसी और टीएफसी प्लस ये तो होता ही है आपका टीसी। अब हम क्या करते हैं, जब मैं टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देता हूँ, किससे, तो मेरे पास आता है एवरेज कॉस्ट। क्या आता है, अगर मैं टोटल फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देता हूँ तो आता है एवरेज फिक्स कॉस्ट, और अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देता हूँ तो आता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये आ गया तुम्हारा तीनों आइटम एएफसी, एवीसी और एसी। अब क्या करना है, ये सबसे पहले एएफसी नील दिया हुआ है तो टीएफसी अपॉन क्यू कर दो तो नील ही आएगा ये। तो एवीसी 0/0 0 हो गया, टीसी कितना आएगा 10/0, ये भी आपका नील हो गया। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट भी नील रहेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे ही नहीं रखा है, डैश डैश दिया हुआ आपको। आपको तो जहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा है वो कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। क्या निकालना है, तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1। टीसी कितना है मेरे पास 30 में से 10 माइनस करा तो कितना बचा, ये लो मार्जिनल कॉस्ट आ गया। एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है, तो ये रहा टोटल फिक्स कॉस्ट तुम्हारे पास 10, कितना है, इसको मैं क्यू से डिवाइड कर देता हूं तो ये कितना आ गया आपका 5 आ गया। टीएफसी अपॉन क्यू इज इक्वल टू एएफसी। उसके बाद यहाँ क्या निकालना है, एवरेज कॉस्ट, तो टीसी अपॉन क्यू, तो ये हो जाएगा 22.5। कितना हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 2 कर दिया मैंने। तो फॉर्मूला क्या हो गया, टीसी अपॉन क्यू लिखा मैंने फॉर्मूला, देखो उधर क्या लिखा है टीसी अपॉन क्यू। अब यहाँ निकालना है एवीसी, तो अगेन टीसी अपॉन क्यू, नहीं टीवीसी अपॉन क्यू, तो 45/3 कर दो, तो ये 15 आंसर आ गया।
ये टेबल आएगी तुम्हारे। फॉर्मूला याद होना ज़्यादा ज़रूरी है। ये फॉर्मूले लिख दिए मैंने कॉस्ट के सारे, एक तो टी सी प्लस टी एफ सी इज इक्वल टू ए, टी वी सी प्लस टी एफ सी इज इक्वल टू टी सी, और बाकी के फॉर्मूले ये आ गए सारे के साथ। आगे बात समझ में, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला आ गया, एवरेज कॉस्ट का आ गया, एवरेज फिक्स कॉस्ट का आ गया, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का आ गया। इजी है, आराम से सोल्व होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अब देखो अपन ने टीपी एमपी वाला सोल्व करा अभी। अब कितना इजी दे रखा है, एपी इंटू क्यू कर दे, अभी बताया मैंने आपको। देखो ऊपर फॉर्मूला लिखवाया मैंने आपको अभी, क्या लिखवाया, टीपी इज इक्वल टू एपी इंटू, तो 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12, 14 इंटू 2 इज इक्वल टू 28। अब एमपी निकालना, तो टीपी का डिफरेंस तो फर्स्ट यूनिट पर तो सेम है सब, और 28 में से 12 माइनस कर दिया तो बचा 16। क्या है, 3-4 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो क्या है, क्या रखा है ज़िंदगी में, फॉर्मूला याद कर लेना बस। ये वीडियो देखो तो ये फॉर्मूले के ऊपर, ये जितने फॉर्मूले यहाँ लिखे ना, इससे बाहर एक भी चीज़ नहीं आएगी मिसिंग टेबल में, एक भी चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस क्या है देखो, अब देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है तुमको, ये टीपी एमपी एपी। अब कितना इजी है, एवरेज प्रोडक्ट दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया, 45, 16 इंटू 4, 15 इंटू 5, और ये हो गया। उसके बाद एमपी कैसे निकालोगे, जो टीपी आएगा उसका डिफरेंस निकाल के एमपी निकल जाएगा। कर लोगे इसको सोल्व। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, प्राइस 10 दे ही दिया तुमको, तो पी इंटू क्यू कर दो। क्या कर दो, तो ये इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 और इंटू 10 हो गया, इंटू 10। तो आउटपुट को उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो टी आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो टोटल रेवेन्यू का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। कितना माल कितने में बेचा तो टोटल रेवेन्यू हो गया। क्या हो गया, अब मैंने ये पहले भी लिखाया था, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दूँ तो नेट प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा, और अगर टोटल रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूँ तो ग्रोस प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा, बाकी तो फॉर्मूले सेम है। अगर ए आर निकालना है तो टी आर अपॉन क्यू कर देता हूँ, अगर ए आर निकालना तो टी आर अपॉन क्यू कर देता हूँ। और रेवेन्यू वाला जो चैप्टर है उसके अंदर ए आर और प्राइस दोनों इक्वल होते हैं, याद रखना। क्या होता है भाई, टोटल रेवेन्यू को मैं क्वांटिटी से डिवाइड कर दूँ तो पर यूनिट मेरा प्राइस आ गया। क्या आ गया, वही तो मैंने जो जितने में बेचा वही तो मेरा प्राइस है। ए आर और प्राइस हमेशा इक्वल रहेगा। अब और मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1, फॉर्मूले सेम है। अब जैसे एवरेज निकालना है तो टी आर को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, कोई सा भी हो। जैसे एवरेज कॉस्ट निकालना तो टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू कर दे, एवरेज प्रोडक्ट निकालना तो टी पी अपॉन क्यू कर दे, एवरेज यूटिलिटी निकालना तो टी यू अपॉन क्यू कर दे, एवरेज रेवेन्यू निकालना तो टी आर अपॉन क्यू कर दे। दिक्कत ही क्या है, बस सबको क्वांटिटी से डिवाइड कर दे, टोटल को, सबको नहीं, सारे टोटल को क्वांटिटी से। अब जैसे एम आर निकालना तो फॉर्मूला सेम है, सेम फॉर्मूला सबका है, डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन यूनिट्स। अब जैसे देखो निकालना है एम पी तो टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस 1 हो जाएगा, और डेल्टा टी पी अपॉन डेल्टा क्यू हो जाएगा। अब तुम्हें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट, तो डेल्टा टी सी अपॉन डेल्टा क्यू हो जाएगा, या टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस 1 हो जाएगा। अब तुम्हें निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू, तो टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1 हो जाएगा, या डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू हो जाएगा। तो टोटल के एन में से टोटल का एन माइनस 1 मतलब जो यूनिट तुम या तो प्रोड्यूस कर रहे हो या जिसकी कॉस्ट लगा दिया, जो माल बेचा, जो बेच रहे हो, और एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, जो तुम प्रोड्यूस कर चुके, जिसकी कॉस्ट इनकर कर चुके, या जो माल तुम बेच चुके। तो जो माल बेच रहे हो उसमें से जो माल बेच चुके उसको माइनस कर दोगे तो मार्जिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो सबका फॉर्मूला सेम है। एक से अगर टीपी एमपी एपी के फॉर्मूले याद हो गए तो टी आर टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट के अपने आप याद हो जाएंगे, टी आर एम आर ए आर के अपने आप याद हो जाएंगे। सिमिलरिटी है फॉर्मूला में। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने आपको। तो टी आर कितना हो जाएगा आपका 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30, 40, 50, और अब इसमें से टोटल कॉस्ट माइनस करते जाओ तो क्या आ जाएगा, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जैसे ये 10 में से 15 माइनस किया तो -5 आ गया, 20 में से 22 माइनस किया तो माइनस का 2 आ गया, 30 में से 27 माइनस किया तो 3 आ गया, 40 में से 31 माइनस किया तो 9 आ गया, 50 में से 38 माइनस किया तो 12 आ गया, 60 में से 46 माइनस किया तो
14 आ गया, ये प्रॉफिट आ गया तुम्हारा। क्या आ गया है तुम्हारा? प्रॉफिट आ गया। सिंपल है, क्लियर है फंडा। अब जैसे यहाँ पर पूछ जाइए ए आर पूछ लिया तो टी आर अपॉन क्यू कर दो तो ये हो गया 20, ये 18, 19 और ये 14। बस अब ये टी आर का डिफरेंस हो गया 20, ये 16, ये कितना आएगा आपका 2 1 12 और ये आ जाएगा आपका, बस ये तुम्हारा मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। क्या आ गया? क्या करा मैंने? मार्जिनल में टी आर का डिफरेंस निकाला। क्या निकाला? तो मैंने जो ये फॉर्मूला बताया ना, इसको यहाँ से समझ, टी आर एन मतलब जो यूनिट में बेच रहा हूँ, मतलब मैं 36 रुपये में मैंने बेचा, और टी आर एन -1 क्या हो गया? 20। तो मैंने 36 में से 20 माइनस किया तो 16 आ गया, तो ये एम आर आ गया। तो जो यूनिट में बेच रहा हूँ और जो बेच चुका उसका डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपन मार्केट सप्लाई। इजी है ये, तो क्या करोगे? मार्केट सप्लाई निकालने के लिए दोनों की सप्लाई को जोड़ दो, और क्या है वहाँ? अरे ये प्राइस है, ये प्राइस है। अब फर्म ए ने इतना माल बेचा, फर्म बी ने इतना माल बेचा, टोटल कर दो, मार्केट सप्लाई आ गया। और क्या, जोड़ना ही तो, और क्या कर। बस मार्केट का मतलब सारी फर्म की जो सप्लाई है वो मार्केट सप्लाई होगी। ठीक है, अब वो तो फॉर्मूला देखो, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, किसी का भी हो, चाहे वो सप्लीमेंट्री एग्जाम से आया हो, चाहे वो मेन एग्जाम का आया हो, चाहे वो CWSN के लिए आया हो, किसी के लिए भी आया हो, पर क्वेश्चन तो क्वेश्चन है ना। तो ये है तुम्हारा ओवरऑल ब्रीफिंग। ठीक है, अब जैसे अगर मान लो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं, अब जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट मांगा, क्या मांगा? तो सबसे पहले तो तुमको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालो। क्या निकालो? दे रखा तुमको डायरेक्ट ट्रेड बैलेंस निकालना है, तो क्या करेंगे? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो 160 माइनस 240 तो -80, तो ये तो हो गया आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। क्या हो गया? ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में मैं क्या प्लस कर देता हूँ? इनविजिबल प्लस कर देता हूँ, तो -80 और +50 इज इक्वल टू -30, तो ये करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट आ गया। क्या आ गया है? करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट आ गया ना। सिंपल है कि नहीं है? अब ऐसे ही मेरे को, अच्छा आ तो गया करंट अकाउंट, अब क्या चाहिए? और क्या भगवान से मिलोगे क्या? ठीक है, मैंने कहा क्या पता है कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में निकालना, तो उसका भी बैलेंस दिया होता तो वो और प्लस कर देते, तो टोटल क्या आ जाता तुम्हारा? ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये था तुम्हारा माइक्रो और मैक्रो का पूरा ब्रीफिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना, स्ट्रेस फ्री रहना, और जो क्वेश्चंस पहले आते हैं वो अटेम्प्ट करना। और सुन लो, एक पर्टिकुलर सेक्शन के क्वेश्चन एक ही जगह करना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके लिए लाइन छोड़ देना भले। आगे बात समझ में, एक तो पता पड़ेगी सेक्शन बी का एक क्वेश्चन तो पहले पेज पे हो रहा है और एक हो रहा है 10वें पेज पे, तो मामला बिगाड़ दोगे। हर सेक्शन का क्वेश्चन वहीं पे अटेम्प्ट करना, जगह छोड़ देना। आगे बात समझ में। हैंड राइटिंग शानदार होनी चाहिए, अगर समय बचे तो हर आंसर के बाद लाइनें खींच देना। प्रेजेंटेशन मस्ट बी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इन्विजिलेटर भी दे के, कॉपी देख के बोले और कहे कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल। आगे बात समझ में, इस तरह से तुम्हारा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। आगे बात समझ में, ठीक है। कल मैं आऊँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर और भी कोई डाउट या क्वेरी लगती है तो फ़ोन कर लेना, आज तुम्हारे लिए थोड़ा देर रात तक जग जाएंगे। ठीक है, बस बस।